स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। मेरा नाम है दिन प्रसाद। अब मैं आपको आज इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे चलिए उसे एक ग्लांस में हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ईजी हो पढ़ने में। तो इस चैप्टर का कंटेंट्स, पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, उसमें उसके कुछ सब पार्ट्स हैं, आइए देखते हैं उन्हें। नंबर वन, वेल्थ डेफिनेशन। नंबर टू, वेल्थ वेलफेयर डेफिनेशन। नंबर थ्री, स्केर्सिटी डेफिनेशन। नंबर फोर, ग्रोथ डेफिनेशन। अच्छा, हमारा सेकंड टॉपिक जो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं उसका सब पार्ट्स है। उसका पहला नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका सब पार्ट्स है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हमारा थर्ड टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड उसके कुछ सब पार्ट्स है। वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक है मेन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। चलिए तो हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा या फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। इकोनॉमिक्स एक वो बिजनेस है जहाँ पे हमें एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ हमें अपनी नीड्स पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे एक जाने माने, काफ़ी जाने माने एक इकोनॉमिस्ट है जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो हमारे एक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट उन्हें हम मानते हैं। और हमारे डेली लाइफ में भी हमारे साथ एक इकोनॉमिस्ट रहती है जो कि जिन्हें हम कभी प्रोत्साहित नहीं करते, बट वो हमारी मॉम। फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे मॉम कैसे। ठीक है, बट अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर आपके डैड 20,000 रुपीज़ सैलरी कमाते हैं, वो ला के अगर आप मॉम को देते हैं, मीन्स अपनी वाइफ को देते हैं, और उन्हें उस 10,000 में, 10 से 20 हज़ार में एक लिमिटेड अमाउंट हुआ, 10 से 20 हज़ार एक लिमिटेड अमाउंट हो जिससे हम उनकी उनको अपनी फैमिली के नीड्स को पूरी करनी होती है। ठीक है, तो ये एक तरह एक इकोनॉमिस्ट का ही काम होता है जो एक लिमिटेड रिसोर्स में अपने नीड्स को पूरी करे अच्छे से। ठीक है, इसलिए हमारी मॉम एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट है जिन्हें हम आज कल से आके आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम चैप्टर में आते हैं। ठीक है, और हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छी, द टर्म इकोनॉमिक्स वाज ओरिजिनली derived फ्रॉम द two Greek words, oikos which means household and nomos which means management। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपके स्कूल में पूछे जाते हैं क्लास 9 में तो आप प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा। दो वर्ड से लिए गए हैं, क्या क्या? ओइकोस विच मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। ठीक है, दस इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग लिमिटेड फंड्स। मैंने बोला ना, हाउस होल्ड के काम को लिमिटेड फंड्स के साथ। ठीक है, चलिए, इनफैक्ट द सेम इज ट्रू फॉर अ सोसाइटी एज अ होल। ये एक घर की तरह, घर में भी सेम चीज़, और एक सोसाइटी में अगर आप लो तो सोसाइटी में भी सेम चीज़। सोसाइटी का एक बजट होता है जिसमें जैसे एक गवर्नमेंट आती है, वो म्यूनिसपैलिटी को क्या करती है, एक बजट अलॉट करती है। हाँ भाई, 1 करोड़ रुपए है, इसमें आपको नाले साफ़ कराने, कचड़े साफ़ कराने, ये वगैरह वगैरह पब्लिक वेलफेयर जो काम करना है, एक सोसाइटी का जो काम है वो करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी एक बजट होती है। ठीक है, उसी में उसे हर नीड्स को पूरी करनी रहती है। ठीक है, The society also faces the problem of satisfying unlimited wants with a limited resource। हर इंसान की लिमिट्स एक अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, सॉरी। जैसे कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपया दूँ तो आप मुझे फिर बोलोगे सर 1,10,000 क्यों नहीं। जब मैं अगर आपको 1,10,000 रुपये दे दूँ तो आप कहोगे सर 1,50,000 क्यों नहीं सर। फिर 1,50,000 दूंगा तो फिर आप कहोगे सर 2 लाख क्यों नहीं। तो आपके वांट जो है वो अनलिमिटेड है, आपको जितना भी दिया जाए आप एक न्यू वांट लेके आएंगे, लेकिन हमारे रिसोर्स जो है वो एक लिमिटेड ही है। ठीक है, तो ये रहा दस इकोनॉमिक स्टडीज द वे एंड मीन्स इन विच पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? स्केर्सिटी होती है डिमांड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे पानी, आदमी लोग कहते हैं ना कि आज पानी सही से यूज़ करेंगे ताकि हमारे आने वाले जनरेशन्स को या फिर हमें भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है, लिमिटेड है। उन्हें अगर हम आज उस चीज़ को अगर हम आज वेस्ट करेंगे तो बाद में जाके हमें या हमारे आने वाले जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक स्टडी है जो कि हमें एक मैनेज, एक हर चीज़ को एक मैनेज करके चलने का तरीका बताता है, हर एक स्केर्स रिसोर्स को। ठीक है, चलिए ये कुछ चैट है, आप पढ़ लीजिए अगर आपको इंटरेस्टेड है तो। हमारा मेन नेक्स्ट पॉइंट आता है, जनरली इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द सोशल साइंस एंड द स्टडीज
इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट डिफाइंस एज द सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ता है, ठीक है। दिस डेफिनेशन इज हाउएवर टू ब्रॉड, ओके, बहुत बड़ी है। It does not specify the exact manner in which the economic activities are to be studied। ये हमें ये exact manner नहीं बताता कि हम लोग economic activities को कैसे पढ़े, ठीक है। Moreover, economic activities is different times have emphasized different aspects of economic activities and hence have arrived different definitions of economics। हर aspect में एक नया definition लेके economics आया है, ये line ये कहना है, ठीक है। We shall now discuss the major definitions of economics under the following four groups। क्या है वो four groups? चलिए देखते हैं। Number 1, wealth definition. Number 2, material welfare definition. Number 3, scarcity definition. And the last but not the least, growth definition. Okay? और चौथा पॉइंट है ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे चारों पॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये कहता है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अच्छा, देखते हैं कैसे। द सोशल साइंस इज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज एंड फंक्शन। सोशल साइंस क्या एक स्टडी है जो कि ये बताता है कि एक सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती है और किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में रहती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर ऑल सोशल साइंसेस, ठीक है। ईच स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंगल। जितने भी एग्जांपल्स थे ये क्या करते हैं, उस बारे में बताते हैं, किस बारे में, कि एक सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में रहती है, किस तरह से फंक्शन करती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एंगल, कहीं ना कहीं से ये हमें यही बताते हैं कि एक सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती है, ओके। सारे सब्जेक्ट्स। तो हमें इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देनी है, तो हमारा क्या पॉइंट कहता है, इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। अच्छा, सो इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। तो आपको समझ आ ही रहा होगा इसका मतलब क्या है, क्यों, ठीक है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एन सोसाइटी। इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज, किसी भी चीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन उसका बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है। It studies the individual and organizations engaged in the production, distribution and consumption of goods and services। ये क्या पढ़ता है कि एक इंडिविजुअल किस तरह या फिर ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप किस तरह से अपने आप को एंगेज करते हैं, किस चीज़ में, प्रोडक्शन करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने में, ठीक है। इन सारे पार्ट्स में एक इंडिविजुअल का क्या रोल रहता है, वो एक हमें किस तरह से पता चलता है, इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो ये था ये पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल बेसिस में आ सकता है या फिर 10th में भी आ सकता है कि इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस क्यों कहते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, वेल्थ डेफिनेशन। वेरी गुड। इन दिस कैटेगरी द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज as given by Adam Smith। Adam Smith कौन थे? He is known as the father of modern economics, okay। एंड और उनकी एक लिखी हुई किताब भी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। अगर 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आपका स्कूल में ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड प्लीज़ नेम हिज बुक, ओके। तो आप एडम स्मिथ लिखेंगे और इनकी किताब का नाम इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ओके। ये बुक क्या करता है, डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे क्या आ गया, साइंस ऑफ वेल्थ। इट मीन्स इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। एक इनके नज़रिए से इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, एक स्टडी, एक चीज़, इकोनॉमिक्स जो है वो हमें इस बताता है कि एक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कैसे होती है, ठीक है। इनके बुक में वही लिखा गया है और इनकी आइडियोलॉजी भी वही कहती है। आइए पढ़ते हैं और क्या, और ये क्या कहना चाहते हैं। He laid much emphasis on wealth, which is contained in the very title of the book। इन्होंने wealth word पे बहुत जोर दिया है, जो कि इनके बुक के नाम में भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, causes of wealth, ठीक है। वही ये कहना चाहते हैं, very title of the book। The great object of the political economy of every country। The great object of, according to Adam Smith, is to increase the wealth of the country। Adam Smith का main जो object था वो क्या था, कि किसी तरह the great object of the political economy of every country, according to Adam Smith, is to increase the wealth of the country। वो एक the great object of political economy क्या होता है, according to Adam Smith, ये क्या था, to increase the wealth of the country, एक देश का wealth को बढ़ाना, ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्ट था।
He therefore thought economics as an inquiry into the nature and cause of wealth of nation. इनके इनके हिसाब से ये सोचते थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक नेचर है, ठीक है, नेचर है एंड कॉज ऑफ, एक जरिया है एक कंट्री के एक वेल्थ का, ठीक है। द सेंटर पॉइंट ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन इज वेल्थ, ठीक है, इनका मेन जो पॉइंट है वो है वेल्थ। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच टेल्स अस हाउ टू मेक अ नेशन वेल्दी। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि ये बताता है कि एक देश को किस तरह से हम और अमीर बना सकते हैं। He assumed that the wealthier the nation becomes, the happier its citizens are. इनके हिसाब से कि एक देश जितना अमीर रहेगा उसके पब्लिक और उतने ही खुश रहेंगे, ठीक है। इन एडम स्मिथ्स व्यू wealth refers to gold, silver, land, buildings and the whole production of goods and services that can be consumed. एडम स्मिथ के हिसाब से वेल्थ उनके लिए क्या था? गोल्ड, सिल्वर, लैंड, बिल्डिंग्स एंड द होल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम कंज्यूम कर सके, जिसे एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर सके, वो उनके लिए वेल्थ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम इट वेल्थ इज द एनुअल प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड लेबर ऑफ द सोसाइटी। उनके हिसाब से वेल्थ क्या था? जो कि एक लास्ट में जो एक प्रोड्यूस करे लैंड और लेबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में जो लैंड और लेबर जो चीज़ को प्रोड्यूस करे वो उनके हिसाब से वेल्थ था। It is important to note here that money is not a part. Please note it, boys. It is very important. It is important to note here that money is not a part of wealth because money is not demanded for its own sake. It is only a medium of exchange of goods and services. इनके हिसाब से या फिर इकोनॉमिक्स में मनी को कभी भी वेल्थ नहीं माना जाता क्योंकि मनी इज नथिंग जस्ट बट अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नथिंग एल्स। इट इज नॉट वेल्थ, ओके। उसका कोई डिमांड कोई सप्लाई नहीं होता। मनी बस क्या है, आपसे मैं लिया, आपको मैं पे किया, दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नथिंग एल्स, ओके। एडम स्मिथ फॉलोअर्स लाइक जेबी से, जेएस मिल, वॉल्कर एक्सेट्रा गिव सिमिलर डेफिनेशन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या है फीचर्स, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है, आइए देखते क्या क्या है। नंबर 1, स्टडी ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन द ओनली प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेल्थ। इनके हिसाब से जो वेल्थ डेफिनेशन दिया गया था उसके हिसाब से एक प्रॉपर डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स का होता है वो सिर्फ वेल्थ है, ठीक है, वो वेल्थ है। इकोनॉमिक्स स्टडीज द नेचर ऑफ वेल्थ एंड द कॉज ऑफ इंक्रीज इन वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या क्या चीज़ के बारे में बताता है कि इस वेल्थ का नेचर क्या है, किस तरीके का वो वेल्थ है, एंड उस वेल्थ को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज वेल्थ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल हैज टू बी स्टेप्ड अप। आप वेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आपको वेल्थ बढ़ाना है तो आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है उसे आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स, मटेरियल बार यहाँ देखिए मटेरियल गुड्स में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है मटेरियल गुड्स, जैसे कि पेपर। आप अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप ज़्यादा, ऑब्वियस सा बात है ना, आप ज़्यादा ज़्यादा पेपर प्रोड्यूस करिएगा, ठीक है। वो यही कहना चाहते हैं, टू इंक्रीज वेल्थ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स हैज़ टू बी स्टेप्ड अप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली। In wealth definition, the term wealth has been used only for material goods, which are scarce and useful like table, chair, book and pen. In wealth definition में क्या है? The term wealth has only been used for material goods, material को जिसे आप छू सकते हैं और जो कि स्केयर होते हैं, स्केयर्स मतलब लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लाइक एक चेयर, जितने पेड़ जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, चेयर आपके पेड़ से ही बनते हैं, ठीक है। टेबल आपके पेड़ से बनते हैं, प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। useful like table, chair, pen, okay, etc. Non-material goods like services, water, sunshine, etc. आप किसी के नॉन मटेरियल गुड्स मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं? सर्विसेज। आप किसी के सर्विस को छू तो नहीं सकते, वो ड्राइव कर, आप उसके ड्राइव को तो छू नहीं सकते ना, कार छू सकते हो, उसे छू सकते हो, बट उसकी सर्विस जो दैट ही इज ड्राइविंग यू कैन नॉट टच दैट, सो दैट इज नॉन मटेरियल गुड्स। वाटर, सनशाइन, सनशाइन को तो आप छू नहीं सकते एक सनशाइन को, ठीक है, not considered as wealth, okay. Point 3, economic man. Wealth definition lays emphasis on the man who does all activities of his self-interest. Such a man motivated by self-interest is called economic man. Economic man क्या होता है? एक economic man वो होता है जो हर काम को करता है, all activities of अपनी मर्जी के, ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, जो मतलब जिस चीज़ में उसे करने में अच्छा लगता है या फिर जो उसके टाइप का काम है उस हर काम को करे, उसे ही इकोनॉमिक मैन कहते हैं, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पे कीवर्ड जो है सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या कहता है?
In wealth definition, wealth was kept as center, while human welfare is all periphery. Periphery का मतलब होता है at an edge, कोने में, as shown in figure 1.1. देखिए यहाँ पे जो फिगर है वेन डायग्राम, वेल्थ को हमारे मिड में दिया गया है और साइड में है ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलफेयर डेफिनेशन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इन हिज बुक, इनका भी एक बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, which was published in 1890, gave a material welfare definition of economics। ठीक है, आइए देखते क्या है। In his definition, he gave more importance to human welfare in comparison to wealth। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था, एडम स्मिथ, सर एडम स्मिथ के डेफिनेशन में उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है उन्होंने वेल्थ पे दिया था, बट सर प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जो है वो ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू वेल्थ। ठीक है, he said that wealth is only a means to satisfy human wants and not an end in itself। ये कहते हैं कि वेल्थ इज ओनली अ मीन्स, वेल्थ जो क्या है एक सिर्फ जरिया है आपके वांट्स को सेटिस्फाई करने का और कुछ नहीं। ठीक है, he emphasized that wealth is for man and not man for wealth। ये कहना चाहते हैं कि वेल्थ जो है वो एक व्यक्ति के लिए है, ना कि वो व्यक्ति वेल्थ के लिए है। ठीक है, he defined economics as, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू सर प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट कर चुका हूँ और ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ चुका है, सो प्लीज नोट इट। ओके, he defined economics as a subject, a study of mankind in ordinary business of life। It examines that a part of individual and social active actions which is most closely connected with the attainment and use of material characteristics of well-being। So according to Sir Alfred Marshall, economics is a study of mankind in the ordinary business of life। ये क्या है, एक study of mankind है कि वो एक आम जिंदगी में किस तरह से जीता या फिर आम जिंदगी क्या क्या काम करता है। ठीक है, it examines that part of individual and social actions which is most closely connected to the attainment। ये कहता है कि वो क्या एग्जामिन करता है, एक इंडिविजुअल के लाइफ में, उसके सोशल लाइफ में वो जो एक्शंस करता है वो मोस्टली कनेक्टेड विद अटेनमेंट, क्या उसकी चाहत, उसकी जो नीड्स होती है, एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स, मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट जो है ऑफ वेलबींग मतलब होता है ताकि वो एक फ्यूचर में हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है, उसी की चीज़ की ये पढ़ाई है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसके एक आम जिंदगी की पढ़ाई कि वो बिजनेस में क्या क्या काम करता है। इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल व्यक्ति और उसके सोशल लाइफ में जो एक्शंस वो करता है किस लिए, एक उसकी एक चाहत, उसकी एक नीड्स होती है और वो यूज़ करता है किस चीज़ को, मटेरियल रिक्विजिट्स को, किस लिए, ताकि वो एक हेल्दी वेलबिंग लाइफ जी सके। ठीक है, तो इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक वो इस चीज़ की पढ़ाई है। ठीक है, अगर आपको ना समझ आए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बताइएगा। ठीक है, फील फ्री टू टेल मी। ओके, thus it is on one side a study of wealth and on the other side, more important side, a part of study of man। ये कहता है कि ये एक स्टडी ऑफ वेल्थ भी है लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, पार्ट ऑफ अ मैन ऑफ लाइफ। Therefore, in Alfred Marshall viewpoint, man was at the center and wealth at the periphery as shown in the figure। ह्यूमन वेलफेयर भी मिडिल में है जो कि इंपॉर्टेंस में है, और मटेरियल और गुड्स जो है वेल्थ है वो पेरिफेरी मतलब साइड में है। ठीक है, जो कि हमारे सर एडम स्मिथ के डायग्राम में जो कि ऑपोजिट था, वेल्थ बीच में था और ह्यूमन वेलफेयर पेरिफेरी में था, यहाँ पे वाइस वर्सा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट्स लाइक पिगो, केनन, विलियम एक्सेट्रा ऑल्सो गिव सिमिलर डेफिनेशंस। ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिस्ट है, इनके नाम इतने ज़रूरी नहीं, एग्जाम्स में नहीं आते। ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन आर एज फॉलो। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैन, अच्छा देखते हैं। इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, इट स्टडीज द रोल ऑफ मैन इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वो क्या करता है, एक रोल ऑफ मैन, एक आदमी का रोल को पढ़ता है उसके लाइफ में ताकि वो किस तरह से अपने वेल्थ को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, Marshall thus stated the welfare definition of economics and shifted to emphasis on wealth to economic welfare। तो मार्शल क्या की, वो इस तरह से डिफाइन किए कि वो वेल्थ से शिफ्ट होकर मेन एम्फेसिस मतलब ज़्यादा जोर देना वेल्थ से हटकर इकोनॉमिक वेलफेयर पे ज़्यादा उनका दबाव था। ठीक है,
Point 2, study of ordinary business of life. Every person acts mainly to earn and collect wealth and spends those earning to get the maximum satisfaction. ये कहता है कि हर एक आदमी इस तरह से बिहेव करता है कि वो मैक्सिमम अर्न करे, मैक्सिमम वेल्थ को कलेक्ट करे। किस लिए? ताकि वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सके। मार्शल कॉल्ड दिस एक्टिविटी द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसी चीज को मार्शल जो है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ कहते हैं। दस इकोनॉमिक स्टडीज एन ऑर्डिनरी मैन who earns and spends wealth to get maximum satisfaction। इसीलिए इकोनॉमिक्स एक वो स्टडी है जो कि ऑर्डिनरी मैन को पढ़ते हैं, वो किस तरह से अर्न करता है और किस तरह से अपना वेल्थ को वो स्पेंड करता है। किस लिए? फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दिस इज योर की वर्ड, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, इट डज नॉट स्टडी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन लाइक साधु और सेंट। ये एक साधु या सेंट जिसका कोई मोटिव नहीं है, वो बस सन्यासी है। he doesn't earn, he doesn't have wealth, and he doesn't has a lot of satisfactory items. Okay, हमारा next point है study of material welfare. The most important feature of this definition is that wealth is not considered the fundamental motive behind all economic activities. हमारा मेन जो फंडा है सर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, यहाँ पे वेल्थ को ज़्यादा दबाव नहीं दिया गया है, ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है? ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ये पॉइंट कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेफिनेशन इज दैट वेल्थ इज नॉट कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल मोटिव बिहाइंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कहता है कि सिर्फ वेल्थ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। द प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन वेलफेयर। बार बार कह रहा हूँ सर अल्फ्रेड मार्शल, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। इनका में है द प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन वेलफेयर। ओके, मनी एंड वेल्थ आर सिंपली द मीन्स फॉर अचीविंग ह्यूमन वेलफेयर। मनी और वेल्थ क्या है? सिंपली एक तरीका है अचीव करने का, क्या? ह्यूमन वेलफेयर। ओके, फर्दर इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी द होल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बट ओनली द वेलफेयर विच इज ऑफ मटेरियल टाइप, दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इकोनॉमिक्स पूरी ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी नहीं करता, वो क्या करता है? सिर्फ जो मटेरियल वेलफेयर है उस पार्ट को ही स्टडी करता है। Material or economic welfare is that part of social welfare which can be measured in terms of money. Material welfare वो welfare हुआ जिसे हम measure कर सकते हैं in terms of money. मुझे एक कार चाहिए, I buy a car with money. I want a phone, I buy a phone with a money. ठीक है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि एक फ़ोन का दाम 60,000 रुपये है। अच्छा, तो मतलब यहाँ सेटिस्फैक्शन मुझे 60,000 मिल जा रही है, क्या? बाई अ फ़ोन। ओके, द स्टडी ऑफ नॉन मटेरियल वेलफेयर लाइज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जो स्टडी होती है ऑफ नॉन मटेरियल वेलफेयर वो इकोनॉमिक्स के बाहर होती है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में नहीं काउंट होती। इन शॉर्ट, मटेरियल वेलफेयर इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी इज द मोटिव बिहाइंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मटेरियल वेलफेयर जो क्या होता है वही मेन मोटिव है हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, वेल्थ इज रिगार्डेड ओनली एज अ मीन्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मनी का क्या, वेल्थ को क्या 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 माना गया है? सिर्फ एक मीन्स माना गया, एक जरिया माना गया है कि क्या, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर नहीं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। ओके, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सॉरी। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, और अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्द से जल्द आपको हर किसी को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल जीनियस क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।